नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। हर रोज की तरह आज दिन शनिवार है और तारीख 16 है। हर रोज की तरह आज भी हम हाजिर हैं खबरों से खबरदार अपना विशेष कार्यक्रम लेकर। और आज महत्वपूर्ण बात करेंगे देश की दो बड़ी खबरों पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में लोकतंत्र के महापर्व और महासमर के लिए बिगुल बज चुका है। अब चुनाव आयोग ने जो ऐलान किया है उसके हिसाब से 7 चरणों में देश में चुनाव होने वाले हैं। 19 अप्रैल से यह चुनाव शुरू हो जाएगा और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इससे बड़ी खबर बिहार में आ रही है। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। मंत्रियों को जो विभाग दिए गए हैं उसमें अब को टोटल 30 मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि अभी भी जो बिहार का जो कोटा है उसके हिसाब से 6 सीट अभी भी बचे हुए हैं। 6 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार इन 6 विभागों को अपने जिम्मे रखे हुए हैं और इसका बंटवारा होगा कि नहीं होगा ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें कई दिलचस्प बातें हैं। खास तौर पर शिक्षा मंत्री को हम ले सकते हैं। बिहार में इस बार शिक्षा मंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जो एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं और एक तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर के पाठक से उनकी मुलाकात होने ही वाली है। तो विभाग आज उन्होंने पदभार संभाल लिया है तो कल उनकी मुलाकात के पाठक से हो सकती है या के पाठक से जो अदावत चल रही है शिक्षा विभाग और राजभवन की जो चल रही है उसमें अब सुनील कुमार क्या कुछ कर पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर, बिहार के सियासी गलियारे में जोरदार हलचल मची हुई है कि राजद ने ये कह दिया है कि वो 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वो कांग्रेस को 9 सीटें मिलेंगी, भाकपा माले को 2 सीटें मिलेंगी और सीपीआई को 1 सीट मिलेगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण खबर यह है कि बिहार के मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई को सौंप दिया गया है। अब बीसीसीआई इसका डेवलपमेंट करेगा। एक अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। हालांकि सरकार ने इसको कितने दिनों के लीज पर दिया है ये अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन बीसीसीआई को आज ये जिम्मा सौंप दिया गया। आज सरकार ने ये मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई को सौंप दिया है। तो बढ़ते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर की ओर। जो लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और देश में 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ इस समय इन खबरों पर बातचीत करने के लिए हम आपको तारुफ कराते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं जिनसे हम इन खबरों पर बातचीत करेंगे। तो बागी जी, सबसे पहले तो ये है कि ये 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं। विपक्षी दलों ने इसको लेकर कई सवाल उठाए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। बिहार में हमेशा से चुनाव लंबे खींचते रहे हैं क्योंकि बिहार एक तो कि बड़ा प्रदेश है, दूसरे के कई बूथ ऐसे दुरूह क्षेत्रों में हैं जहां पहुंचना मुश्किल है और फोर्स का मूवमेंट, अधिकारियों का मूवमेंट, इन सब को लेकर के ये कोई इसमें कठिनाई की बात नहीं है। इसलिए पहले भी होते रहे हैं, लंबे समय में चुनाव होते रहे हैं और 7 चरण में बिहार में चुनाव होगा। ये महत्वपूर्ण है कि बिहार में 7 चरण में, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में माने कम चरणों में चुनाव खत्म हो रहे हैं, लेकिन बिहार में 7 माने 26 सीट पर और 57 सीट पर इस तरह से, जबकि 102 सीट पहले चरण में जो हो रहा है। तो क्यों नहीं बिहार को माने कम चरणों में? बिहार में चाहते तो कर सकते थे। बिहार में अब तो 40 सीटें ही हैं, तो 40 सीटों 20-20 करके 2 ही चरण में हो सकता था चुनाव, मगर पता नहीं क्यों उसने चुनाव आयोग ने लंबी अवधि ये कर दिया। चुनाव से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सारी गाड़ियाँ चलनी बंद हो जाती हैं, लोगों का काम कहीं कुछ नहीं होता, सरकारी दफ्तरों में एक तरह से कामकाज ठप हो जाता है। तो ये आम लोगों के लिए परेशानी भरा सबब है और राजनीतिक दल के लिए उत्सव है। मतदाताओं के लिए तो एक दिन का उत्सव है जिस दिन वो वोट देने जाते हैं, मगर राजनीतिक दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए तो जब तक चुनाव चलेगा तब तक। अच्छा, ये जो है चुनावी समर का जो बिगुल बज गया, लेकिन राजनीतिक दल तो अभी तैयार ही नहीं है। माने किसी सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुई है। यही है कि अखाड़े सज गए मगर पहलवान कौन होगा ये अभी तय नहीं है। तो इसका घाटा दोनों गठबंधनों को होगा, एनडीए को भी और महागठबंधन को भी बिहार में, क्योंकि उम्मीदवारों को समय कम मिलेगा चुनाव प्रचार का। अब चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं तो नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद समय कम मिलेगा उनको प्रचार का। पहले से हालांकि पार्टियां पहले इशारा कर देती हैं उम्मीदवारों को,
मगर जब तक उनके हाथ में टिकट ना आ जाए, सिंबल ना आ जाए, तब तक उम्मीदवार अपना खर्चा नहीं करता है। जो नेता होते हैं चुनाव लड़ने के इच्छुक, तो उसके इंतज़ार में वो बैठे रहेंगे। तो ये एक दिक्कत है, और इसकी वजह ये है कि गठबंधन की गांठ जो है वो सुलझ नहीं पा रही है। एक सुलझती है तो दूसरी उलझ जाती है। अब एनडीए में भी वही हाल है, महागठबंधन में भी वही हालत है। अच्छा, हम अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि बिहार में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होने वाला है, और ये चुनाव 1 जून को हो जाएगा। 1 जून को, जिस दिन आरा, सासाराम, बक्सर इत्यादि में चुनाव होने वाले हैं, उसी दिन बिहार के माने ये भोजपुर जिले के अगियाँव विधानसभा क्षेत्र में उस दिन चुनाव होने वाला है। हम आपको ये बताते चलें कि भाकपा माले के एक विधायक मनोज मंजिल की उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। हालांकि भाकपा माले ने चुनाव आयोग से ये मांग की थी कि इसको टाला जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं मानी है, और उस दिन भी माने 1 जून को अगियाँव में उपचुनाव हो जाएगा विधानसभा का, ये इसकी घोषणा हो गई है। ये मनोज मंजिल के मसले को अभी तो वो हाईकोर्ट जाएंगे, अभी तो निचली अदालत ने वो दिया है, तो नहीं लगता कि चुनाव आयोग ने बहुत जल्दीबाजी की है? नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये तो होता ही रहता है। जल्दी से जल्दी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो, ये जरूरी है। और उनको सजा हुई है तो वो अंतिम कोर्ट से जब बरी होंगे तभी बरी माने जाएंगे। हाई कोर्ट बरी भी कर देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो इसलिए वो लंबा समय लगेगा। उतने दिनों तक इंतज़ार किया नहीं जा सकता। और जो नए संशोधन हुआ है उसके तहत सजा होते ही स्वतः सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो वो प्रक्रिया सही है। चुनाव होना कोई गलत नहीं है वहाँ। हम अपने दर्शकों से ये अभी प्रवीण बागी जी से एक और महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे कि इस तरह से आज शायराना अंदाज में चुनाव आयुक्त ने जो बात कही, ईवीएम पर जो सवाल उठाया गया, 1-2 सवाल ही पत्रकारों का लिया गया, उसमें ईवीएम भी एक सवाल था कि ईवीएम पर जो विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाना ठीक नहीं है, ये पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ है। और उन्होंने ये भी कहा कि निर्भीक होकर शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में हम चुनाव कराएंगे और मतदाता निर्भीक होकर आएंगे। सोशल मीडिया पर और राजनीतिक दलों पर जो नकेल कसनी है, चुनाव आयोग ने कड़े शब्दों में कई बातें कही हैं। ईवीएम का सवाल बार बार ये पार्टियां उठाती हैं, आपको क्या लगता है ईवीएम में कुछ गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है। ये एक कहावत है, लजाइल बिलैया खंभा नोचे। तो वही हालत है विपक्ष का। जो चुनाव हार जाता है तो ईवीएम पर दोष निकालने लगता है। ईवीएम के आने से कितनी सहूलियत हो गई है लोगों को भी, और काउंटिंग में कितनी जल्दी हो जाती है, उठाने में, रखने में, सब चीज़ में सुविधा होती है। तो ये अत्याधुनिक सुविधा है। पता नहीं क्यों विपक्षी दल इसका विरोध करते हैं। पहले भाजपा भी विरोध करती थी। भाजपा जब विपक्ष में थी तो मज़ेदार बात यह है कि वो भी विरोध कर रही थी, मगर बाद में वो फिर इसके पक्ष में हो गई। तो ईवीएम में कोई दोष नहीं है। और चुनाव आयोग ने तो कई बार खुलेआम राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया कि आप आइए और बताइए कि क्या खामी है, कैसे हैक करके दिखा दीजिए हमारे सामने। तो मज़ेदार बात यह है कि कोई पार्टी टर्नअप ही नहीं हुई, कोई पार्टी टर्नअप नहीं हुई, क्योंकि ये झूठा आरोप है। तो जनता को गुमराह करने के लिए और अपनी हार की लाज बचाने के लिए 2 ईवीएम के मत्थे मढ़ दिया जा रहा है। तो यही इसके पीछे तमाशा है। और अच्छा, आज चुटकुला सुनाया शेरो शायरी के माध्यम से, विपक्ष की चुटकी लिखो चुनाव आयुक्त ने। चुनाव आयोग के लिए भी ये चुनौती है ये चुनाव, इसलिए कि 2 जो आयुक्त वहाँ गए हैं वो दोनों नए हैं। आज ही ज्वाइन किया और आज ही चुनाव की कल ज्वाइन किया था और आज चुनाव की घोषणा हो गई। अभी उनको सीखने समझने में का भी समय वहाँ नहीं मिला। तो सब कुछ मुख्य चुनाव आयुक्त को ही देखना पड़ेगा। वो ज़रूर सहयोग करेंगे और कुशल अधिकारी रहे हैं तो चीज़ों को जल्दी समझ जाएंगे। मगर चुनाव आयोग के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2 गठबंधनों के बीच में देशव्यापी मुकाबला है। तो इसलिए संघर्ष तो बड़ा तगड़ा होने वाला है। देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा चुनावी पर्व आया है, और चुनाव आयुक्त ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि निर्भीक होकर लोग बूथों पर जाएं और मतदान करें, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। हम आपको ये भी बताते चलें कि 4 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा 26 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव भी देश भर में कई जगहों पर होने वाले हैं, वो इसी समय माने 19 अप्रैल से लेकर और 1 जून तक जो
मतदान होने वाले हैं इसी बीच ये सब करा लिए जाएंगे। राजस्थान के 25 सीटों पर भी इसी बीच में जो चुनाव होने वाला है। हम आपको ये बताते चलें कि चुनाव आयोग ने जो कहा है कि राजनीतिक दलों के साथ सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ भी चुनाव आयोग की नज़र है, और जो लोग नफ़रत फैलाते हैं और इस तरह से नफ़रती भाषण करते हैं उन सब पर चुनाव आयोग की नज़र है। तो देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इतने बड़े महापर्व को किस तरह से कंडक्ट करता है और कैसे करा पाता है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस समय बिहार से है। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। बिहार में हालांकि 36 मंत्रियों का एक कोटा तो है, लेकिन नीतीश कुमार ने फिलहाल 30 मंत्रियों को जिम्मा सौंपा है और बिहार में 30 मंत्री सरकार को चलाएंगे। भाजपा कोटे से 15 मंत्री बनाए गए हैं, जदयू के कोटे से 13 मंत्री हैं, जबकि हम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, उनको भी मंत्री बनाया गया है और एक निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है उसमें 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तो विजय सिन्हा को ज़्यादा विभाग मिले हैं, सम्राट चौधरी के पास केवल वित्त विभाग और वाणिज्य विभाग है उनके पास। तो डिप्टी सीएम माने विजय सिन्हा सम्राट चौधरी से ज़्यादा ताकतवर हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि टिकटों के बंटवारे में जो नाराज चल रहे थे जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी पहले से ये डिमांड कर रहे थे कि बिहार में उनको 2 मंत्रिमंडल कम से कम उनको मिलना चाहिए, उनके 2 विधायकों को मंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि उनके बेटे को ही 2 विभाग दिया गया था, लेकिन उनका कद और बढ़ाया गया है। अब संतोष सुमन को ये 3 विभाग दे दिए गए हैं। हालांकि उनके विभाग में फेरबदल किया गया है, लेकिन उनको एक और अधिक विभाग दिया गया है, तो 3 विभाग उनको दिया गया है। एक और ख़ास बात जो मैंने आपको बताया कि के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर सचिव हैं, उनकी मंत्रियों से कभी नहीं बनी, और चंद्रशेखर जो पिछली सरकार में मंत्री थे उनसे तो के पाठक की एकदम से नहीं बनी। लेकिन इस बार जिसको मंत्री बनाया गया है वो खुद एक वरिष्ठ IPS अधिकारी रह चुके हैं। हालांकि के पाठक अब तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, लेकिन वरिष्ठ IPS अधिकारी सुनील कुमार से उनकी अदावत होगी कि नहीं होगी, कैसे चलाएंगे विभाग जब मंत्री IPS रह चुका है और अपर सचिव IAS अधिकारी। बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या? क्षमा करें, मंत्रियों का जो विभाग बांटा गया है वो संतुलन कायम किया गया है। मंत्रियों का विभाग बांटा गया, उसमें भाजपा ने नए मंत्रियों को मौका दिया है, नए सदस्यों को मौका दिया है, और विभाग भी जो पहले थे कमोबेश वही विभाग मिले हैं। तो इसमें भाजपा को ज़्यादा दिखलाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक भाजपा के मंत्रियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। जदयू के मंत्रियों का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, और जदयू ने पुराने ही मंत्रियों को रिपीट कर दिया है। यानी उसने ये दिखलाया कि नए लोगों को आगे बढ़ाने की क्षमता जदयू में नहीं है, इसीलिए पार्टी वो सिकुड़ती जा रही है। ये मौका था कि पार्टी अपना बेस का विस्तार करती, नए लोगों को जोड़ती, नए प्रतिभाओं को सामने लाती, तो वो नई योजनाएं लेकर के भी आते, मगर वैसा नहीं हुआ। भाजपा ने ज़रूर ये काम किया, मगर उसके मंत्री कितना परफॉर्म कर पाएंगे और नीतीश जी के आगे कितना उनकी चलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। ये जो आप शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, हाँ। तो ये बिहार में मेरे जानते पहली बार हुआ है कि कोई IPS अधिकारी शिक्षा विभाग संभाल रहा है। तो के पाठक के आगे तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोनों ने घुटने टेक दिए, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी उनको भेजने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया, मगर फिर भी उनको रिलीव नहीं किया गया। तो अब शायद वो रिलीव हो जाएं, क्योंकि अब वो आ गए हैं सुनील कुमार जी, तो वो अच्छे मधुर स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो हमको लगता है कि वो उनसे तालमेल बेहतर तरीके से बैठा लेंगे और वो पाठक जी को काबू में कर लेंगे। पाठक जी बेकाबू हैं, सरकार भी उसको काबू में नहीं कर पा रही है। तो जो इनमें क्वालिटी है शिक्षा मंत्री में, सुनील कुमार जी में, तो उनसे लगता है कि वो काबू कर लेंगे। मैंने राजभवन से शिक्षा मंत्री की जो अदावत है वो मैंने हमेशा ये रही है, क्षमा करें, शिक्षा विभाग की, और के पाठक हमेशा चढ़े रहे। क्या लगता है कि एक दूसरे IPS अधिकारी को शिक्षा मंत्री बना के माने नीतीश कुमार ने या मुख्यमंत्री ने उसको जारी रखने का प्लान बनाया है कि ये राजभवन को कंट्रोल करने की कोशिश हो?
ये भी देखा जा रहा है, एक एंगल ये भी है कि वो राजभवन से कुछ खुन्नस निकालना चाहती है सरकार, इसलिए उनका इस्तेमाल कर रही है। हालांकि अब तो पाठक जी जा भी नहीं सकते, प्रतिनिधित्व चुनाव की घोषणा हो गई तो जो जहाँ है वहीं रहेगा। उसके लिए अगर जाना है तो फिर चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। तो अभी और झेलना पड़ेगा राजभवन को और बिहार के शिक्षकों को, पाठक जी को, एक 2 महीने तक तो झेलना लेकिन पड़ेगा। शिक्षा मंत्री भी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे हैं और ये भी एक आईएएस, तेज तर्रार आईएएस हैं, तो ये दो बड़े अधिकारियों के बीच कोई टकराव की संभावना आपको लगती है? हमको नहीं लगती है, क्योंकि वो दूसरे स्वभाव के हैं। सुनील कुमार जी बहुत सॉफ्ट स्पोकन और मिलनसार स्वभाव के हैं, तो हमको लगता है कि वो अच्छी ट्यूनिंग बैठा लेंगे और राजभवन से जो गुत्थी उलझी हुई है शिक्षा विभाग की उसको भी सुलझा लेंगे, और जिसको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री काबू में नहीं कर पाए वो सारी समस्याओं का वो समाधान निकाल लेंगे। एक और मैंने इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि क्या जीतन राम मांझी अब मान गए? मैंने ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को सब कुछ मिल गया तो मांझी अब नाराज हो गए हैं सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन उनके बेटे को मैंने 3 विभाग दे दिए गए, तो अब लगता है कि बात बन गई उनकी, मैंने एनडीए में। कोशिश वही है, कोशिश वही है कि बेटे को थोड़ा सा प्रमोट कर दिया जाए ताकि वो संतुष्ट हो जाए, मगर उनकी तो मांग थी कि एक और मंत्री हमारा होना चाहिए। विभाग को लेकर के उतना जोर उनका नहीं था, उनका था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री बनाया जाए, वो नहीं किया गया। तो उनकी नाराज़गी तो बदस्तूर कायम रहेगी। अभी टिकट को लेकर के भी नाराज़गी है, तो अगर एक मंत्री पद उनको दे दिया गया होता और तो टिकट वाला मामला आसानी से सुलझाया जा सकता था, मगर वो नहीं हुआ, तो उनकी नाराज़गी कायम रहेगी अभी। और मिलना भी चाहिए, 3 विधायक हैं उनके, तो मिलना चाहिए। जब आप एक स्वतंत्र निर्दलीय विधायक को बनाए हुए हैं मंत्री, उनको भी 2 विभाग, उनको भी 2 विभाग दिया है, तो ये तो उनके साथ अन्याय है। इसमें और महत्वपूर्ण बात ये है कि भाजपा ने किसी यादव को मंत्री नहीं बनाया, जबकि पिछली सरकार में यादव मंत्री थे भाजपा कोटे से, मगर इस बार नहीं बनाया, एकदम खुला छोड़ दिया। दूसरे की किसी अल्पसंख्यक को भी नहीं बनाया। पिछली सरकार में शाहनवाज हुसैन की मैंने उनकी एमएलसी की सदस्यता भी खत्म हो, सदस्यता भी चली गई उनकी। तो ये 2 बड़े वर्ग को, जिसको राजद एमवाई के रूप में परिभाषित करती है, उसको भाजपा ने पूरी तरह छोड़ दिया है। अब इसके पीछे उनकी रणनीति रही होगी कि उनको उम्मीद नहीं होगी कि उनका वोट मिलेगा, या उनके बीच हमको विस्तार करना है पार्टी का, क्योंकि पार्टी ने यादव समाज को अपने से जोड़ने का बहुत प्रयोग किया बिहार में, मगर उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। तो इसके चलते संभवतः पार्टी ने ये कदम उठाया होगा कि इस बार उनको छोड़ दिया जाए और दूसरे वर्गों पर जो अभी तक भाजपा से दूर रहे हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया जाए, और वो मंत्रिमंडल में दिखता है, विस्तार में भी दिख रहा है। और जिस तरह से सवर्णों, मैंने 4 सवर्ण, मैंने दोनों मिला के 5 सवर्ण हैं, जदयू और भाजपा दोनों कोटे मिला लें तो 5 सवर्णों को, लेकिन दलितों को, अति पिछड़ों को ज़्यादा तरजीह, महत्व मिला है। तो अब राजनीति में उन्हीं का बोलबाला है, उन्हीं को आगे करने की कोशिश सभी दलों की है, क्योंकि उनका वोट ज़्यादा है। तो इसलिए नहीं कि उनको आगे बढ़ाना है, इसलिए कि उनका वोट लेना है, तो वोट लेना है। तो अब उस समाज में भी जागृति आ गई है, तो वो अपना हक मांग रहे हैं, तो हक मांग रहे हैं तो उनको देना पड़ेगा उनका हक। तो इसलिए उनके मंत्रियों की संख्या ज़्यादा है, विभाग भी अच्छे मिले हैं। मगर ये है कि सिर्फ मंत्री बन जाना और विभाग अच्छे पा लेना कोई योग्यता नहीं है। योग्यता तब है जब आपके जाने के बाद भी लोग आपका नाम लें, आप अपनी एक छाप छोड़ जाएं, और उसमें बिहार के मंत्री नाकाम रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में रहे हों या बिहार में रहे हों, कोई अपने विभाग में अपनी छाप नहीं छोड़ सका है। अच्छा, 2025 में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे समय में ये मंत्री बनाए गए हैं जब आज ही से आचार संहिता लागू हो गया, तो ये मंत्री कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, कितना काम कर पाएंगे, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। आचार संहिता में ये लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं, ऑफिस भी नहीं जा सकते, ऑफिस जाएंगे तो बैठ के चले आएंगे, क्योंकि कुछ फाइल नहीं कर सकते, कोई योजना मंजूर नहीं कर सकते, कहीं पब्लिक के बीच जा कर कोई वादा नहीं कर सकते। तो अब तो गाड़ी पर भी वो नहीं घूमेंगे, अपनी गाड़ी में घूमना होगा। तो मंत्री बनते ही माने 2 महीने का एक तरह से समझिए कि वनवास हो गया उनको। तो मंत्री का सुख जो होता है वो नहीं मिल पाएगा उनको। तो चलिए, बिहार में 30 मंत्री बने हैं जो उनका कार्यकाल जनता देखेगी कि ये लोग क्या करते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं। हालांकि भाजपा की ये कोशिश रहेगी कि अपनी ताकत बढ़ाए और कुछ काम करके जनता के बीच जाए।
लेकिन जदयू भी उसको किस तरह से कर पाएगी, मैंने जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, कैसे मंत्रिमंडल को, हमेशा से ये कहा गया है कि नीतीश कुमार फाइलों को सबसे पहले अपने पास मंगाते हैं और देखते हैं, तभी वो विभाग में जाता है। तो इस बार तो सम्राट चौधरी उसको लेकर बहुत संजीदा हैं और कह रहे हैं कि विभागों का जो फाइल है वो पहले मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएगा। अब देखना होगा किस तरह से ये मंत्रिमंडल काम करता है। लेकिन दिलचस्प बात है कि बिहार के सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है कि राजद ने ये घोषणा कर दी है, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन राजद इस पर अड़ गया है कि वो 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ये कांग्रेस को 9 सीटें मिलेंगी और भाकपा माले को केवल 2 सीटें दी जा रही हैं और सीपीआई को 1 सीट दी जाएगी। इस तरह से 40 सीटों में सबसे ज़्यादा सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगी। आपको लगता है कि कांग्रेस और भाकपा माले इस पर मान जाएगी? मान जाएगी। कांग्रेस की तो 10 सीट की मांग ही है। हालांकि बीच में 15 उन लोगों ने मांग किया था, मगर मीटिंग में 10 सीट मांगी गई तो 10 में 9 मिल ही गया, तो नाराज़गी की कोई वजह नहीं है। भाकपा माले 3 मांग रही थी, 2 मिल ही गया उनको, तो ठीक दिया है सीटों में, वहाँ बंटवारे में कोई गड़बड़ी नहीं है। और सीपीआई भी मान जाएगी, 1 सीट उसको भी मिल गई है। लेकिन कांग्रेस के कई विधायकों ने, खासतौर पर बक्सर के विधायक को आज मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अपने दम पर लड़ेंगे और अगर हमें हमारे हिसाब से सीटें नहीं मिली तो बिहार के सभी सीटों पर लड़ जाएंगे। तो ऐसी संभावना हो? नहीं, कांग्रेस को तो लग रहा था कि 4-5 सीटें मिलेंगी। मांग जरूर रहे थे 10 और 15, मगर उनको ये आशंका थी कि 5 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी। कांग्रेस के कई नेता भी कह रहे थे कि 3-4 सीट मिल जाए तो बहुत है, मगर 9 सीट मिल गई। तो कांग्रेस के लिए तो ये लॉटरी खुलने जैसा हो गया। कांग्रेस के पास अब वोट कहाँ है? वो तो लालू के वोट से जीत के जाएंगे, अगर जीतते भी हैं तो उधर सीमांचल में जहाँ से एक विधायक एक सांसद जीता था उनका, तो वहाँ भी वो खतरे की घंटी अब बज गए, ओवैसी पहुँच चुके हैं वहाँ। अच्छा, राजद को भी मैंने ओवैसी को झेलना पड़ेगा। राजद का जो वोट बैंक है, एमवाई समीकरण जो कह रहे हैं, तो राजद ही को ज़्यादा झेलना पड़ेगा। एनडीए को खतरा नहीं है ओवैसी से, ओवैसी से फायदा है एनडीए को। खतरा असल में राजद और कांग्रेस के गठबंधन को है, क्योंकि वाई वोट जो उनका है वो तो ओवैसी ही काटेंगे, तो उन्हीं का वोट कम होगा, तो इसीलिए वो डरे हुए हैं। तो आपको लगता है कि राजद माने 28 सीटों पर लड़कर, माने पिछली बार तो उनके एक भी सांसद नहीं थे, और माने लीड में कहें तो कांग्रेस ही है, उसका एक सांसद तो कम से कम है, लेकिन क्या राजद कुछ कमाल कर पाएगी, आपको लग रहा है? हाँ, इस बार लगता है खाता खुल जाएगा, ऐसा लग रहा है, मगर बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस होगा, ऐसी कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है और अभी जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, उसको लेकर के उसके सामने टिकना और खड़े रहना बड़ा कठिन काम है। माने विधानसभा का चुनाव अलग है और केंद्रीय चुनाव जो होता है, संसद का चुनाव, उसमें माने मसले बदल जाते हैं। बिल्कुल बदल जाते हैं, और वहाँ कहीं राजद टिकती नहीं है। भाजपा की जो तैयारी है और मोदी सरकार का जो परफॉर्मेंस है, उसके आगे भाजपा या कांग्रेस कहीं टिकती नहीं है। अब कांग्रेस जो है सो वो पुराने मुद्दे उठा रही है, पुराने मुद्दे उठा करके जो उनके कार्यकाल में नहीं हुए, जो वो नहीं कर पाए, वो चाह रहे हैं कि मोदी कर दें, तो ये हालत है। तो इसलिए ये चुनाव हमको लगता है कि एक तरफा होगा, ज़्यादा कठिन फाइट इसमें नहीं होगी। तो चलिए, चलते चलते 2 महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग बातचीत करेंगे। एक तो 20 मई को हाजीपुर, छपरा इत्यादि में चुनाव होने वाले हैं, और 20 मई को बिहार की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिलेगी, जब चाचा पशुपति पारस अपने भतीजे चिराग पासवान के खिलाफ मैदान में उतर जाएंगे। अभी तक तो वो यही कह रहे हैं, चिराग पासवान के खिलाफ चाचा पशुपति पारस मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी बात एनडीए ने नहीं सुनी तो मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा और हाजीपुर से ही लड़ूंगा। तो आखिर पशुपति पारस इस जिद पर जो अड़े हैं, उनको कुछ मिलने वाला है, आपको लग रहा है? उनको तो ऑफर दिया ही है, और हमको लगता है कि देर सवेरे उनको मना ही लेंगे लोग, वो जाएंगे नहीं बाहर, क्योंकि जाने में वो उनका राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाएगा। वो समझ रहे हैं इस बात को, तो वो बार्गेनिंग अभी कर रहे हैं, दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि हम कुछ और ले लें, जो मिला है उससे ज़्यादा पा जाएं, तो उसी की कोशिश में वो लगे हुए हैं। मगर वो देर सवेर मान जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि वो भाजपा उनको सम्मानजनक स्थान दे करके और राजनीति से रिटायर करेगी,
तो उसी दिशा में बातें आगे जा रही हैं। लेकिन उनकी वो लगातार मैंने अभी तक तो घोषणा भी नहीं किया, कहा कि हम विचार करेंगे, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक दबाव बनाने की कोशिश की और कहा कि अगर हमारी बात हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन अभी भी एनडीए की तरफ से उनको मनाने की कोई कोशिश, ऐसे कोई ईमानदार कोशिश नहीं हुई। नहीं, अभी छोड़ दिया गया है फिर, मगर बातचीत बैकडोर से चल रही है। तो बातचीत चल रही है, तो अब तो घोषणा हो गई चुनाव की तिथि की भी, अब तो लिस्ट भी जारी हो जाएगी। तो वैसे में फिर वो उनके पास कोई चारा रहेगा नहीं। अगर वो महागठबंधन में भी जाते हैं तो उनको 5 सीटें तो मिलेंगी नहीं वहाँ भी। बहुत होगा तो एक उनको सीट दे दिया जाएगा। लगता है एनडीए ने उनकी ताकत का आकलन कर लिया है, समझ लिया है और इसलिए उनको अपने हाल पर छोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो चलिए, ये थी आज की दिन भर की खास खबरें जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हर रोज माने सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम को हम लोग इस तरह की बातचीत में हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार का वेबसाइट भी है और आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट पर, जहां www.livebihar.com पर जाकर आप अच्छी अच्छी खबरें पढ़ सकते हैं। तो जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।